नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो भी टॉपिक आपको यहां पढ़ाया जाएगा तो आपको करना क्या है, पहले ही मैं एक दिन पहले बता दूंगा उस टॉपिक के बारे में, और आपको गूगल से, विकिपीडिया से उसको 2-4 बार स्टडी कर लेनी है, रीड कर लेनी है। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? तो मैंने बोला था कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आज पढ़ाया जाएगा। कितने लोग पढ़े घर पे? चलिए सुभाष सिंह, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मार्कर किधर गया हमारा? हाँ, ये रहा। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन पढ़ाने से पहले एक कुछ बात आपसे करना चाहूंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट ये है कि बीपीएससी ने हमारे सिलेबस में लिटरेचर को लेके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक का भी जिक्र किया है। और फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के पेपर में बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अटेंटिव होके, थोड़े से मैच्योर होके सोचें बीपीएससी टीआरई को लेके, तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि आपसे क्या पूछ देगा। क्योंकि यहां इस बार टीआरई 3 में 35 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के थे, और कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा था कि लिटरेचर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बुक से सवाल नहीं आया है। जैसे जो 6 to 8 वाला है, 6 to 8 का बुक कवर करें, 9 to 10th, 9 10th और 11 12th, 11 12th की बात होनी चाहिए, है ना। तो अब सवाल यह है कि क्या पता हम ये भारी भरकम लिटरेचर पढ़ के जा रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दिस दैट, हर एक चीज, और वहां पे हमारे बुक से सवाल आ गया तो हमारे साथ क्या होगा? धोखा हो जाएगा। अब टाइम भी कम है हमारे पास, टाइम को भी मैनेज करना है ना, तैयारी करनी है। तो मैं आज आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूं, ये मेरा वादा है आपसे, YouTube के माध्यम से, ये जो आपका YouTube सेशन है, YouTube पे मैं आपको चाहे 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, क्लियर है मामला? जो हम मिल रहे हैं डेली, कुछ दिनों के बाद से मैं कंटेंट अच्छे तरीके से तैयार कर लेता हूं, पीपीटी वगैरह बनवा लेता हूं। 6 to 8, 9 10th, 11 12th का जो बुक है मैं आपको YouTube सेशन से कंप्लीट करवा दूंगा। हर एक पोयम, हर एक राइटर जो भी आपके बुक में है ना, 6 to 8, 9 10th, 11 12th, उस पे बेस्ड एमसीक्यू करवा दूंगा YouTube पे। ये हमारा आपसे वादा रहा, और आपके एग्जाम से पहले करवा देंगे, डरने की कोई बात आपको नहीं है। क्यों करवाएंगे? क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अभी तक बुक से सवाल नहीं आया है। लेकिन जरा सोच के देखें कि टीआरई 4 में अगर बुक से पूछ दिया, और हम अगर बुक को इग्नोर करके बाद बाकी जो भी ओल्ड, मॉडर्न, मिडल, जो पोस्ट मॉडर्न जो भी राइटर वगैरह है पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमारे साथ धोखा हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे, पूरे बुक को YouTube सेशन के माध्यम से कवर हम करेंगे आप सभी का, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। सर पैसेज तो बहुत डिफिकल्ट था, कोई दिक्कत नहीं, पैसेज तो करेंगे ही। नेट जेआरएफ के लेवल का था क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर का, हाँ, इसीलिए ध्यान रहे। पढ़ी हूं, आई थिंक मुझे बस रिवीजन करना है। बिल्कुल शुक्रिया, कर लेंगे आप, है ना। चंद्रिका शर्मा, वैकेंसी नहीं आएगी क्या? सब आएगी, डोंट वरी। न्यूज चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसी आपका आ ही जाएगा, परेशान आप ना रहें। अब आइए, तो ये बुक का जो था टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, बस जितना कहते जा रहा हूं उतना करते जाइएगा। अब आ जाइए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या बातें होंगी, तो सबसे पहले यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, इस वर्ड को ब्रेक करो। क्रॉन का मीनिंग होता है टाइम, क्रॉन मीन्स टाइम, और लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी। तो क्रोनोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ टाइम। सर पैसेज के का मीनिंग समझ नहीं आता है। आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से, वहां पे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर सब रहेगा, है ना। और बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ाऊंगा। नए अंदाज कहने का मतलब जो बच्चे नए नए आएंगे टेस्ट में, जो पहले भी दिए कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे तरीके से होगा, डोंट वरी। हरन महादेव। तो क्रोनोलॉजी वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ टाइम, यानी समय का अध्ययन। अब स्टडी ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो अगर हिस्ट्री की टाइम की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ हम हिस्ट्री को देखें, लिटरेचर को छोड़ दीजिए, तो हिस्ट्री में टाइम को जो है सबसे पहले क्या बोला गया? स्टोन एज, यानी आप इसको बोलते हैं पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन पत्थर होता है, संस्कृत में उस वर्ड को हम पाषाण कहते हैं। फिर यहीं से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को,
एक वर्ड आपका आया पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। फिर आपका आया मैसोलिथिक एज, मैसोलिथिक एज की हम बात करते हैं। और फिर आपका आया है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब बंधु ध्यान से देखिए, वर्ड को ब्रेक करता हूं। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, यानी कि पूरा प्राचीन। ये लिथिक वर्ड जो आप देख रहे हैं, एक रूट वर्ड होता है लिथोस, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है लिथोस, और लिथोस से ही आपका लिथो वर्ड निकल के आया, जिसका कि इंग्लिश में मीनिंग होता है स्टोन, हिंदी में पत्थर और संस्कृत में पाषाण कहते हैं। तो लिथिक वर्ड का मीनिंग यहां पर स्टोन हो जाना है ना। और पैलियो का मीनिंग ओल्ड, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल हिंदी में आप बोलते हैं, है ना, रटिए नहीं। मैसोलिथिक की बात करेंगे तो MESO मैशो, इसका मीनिंग होता है मिडल। क्या मीनिंग होता है इसका? मिडल यानी मध्य। लिथ का मीनिंग क्या होगा? स्टोन यानी मिडल, मध्य, पाषाण, और एज का मतलब हो गया काल, मध्य पाषाण काल, ध्यान रखेंगे। और नियोलिथिक की बात करेंगे, नियो मीन्स क्या होता है? न्यू, और लिथ मीन्स क्या होता है? स्टोन यानी नव पाषाण काल। ये इतिहास का टर्म है और इसी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, समय के अनुसार। पैलियोलिथिक, मैसोलिथिक, नियोलिथिक। क्लियर? तो ये इतिहास की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर का क्या इतिहास रहा है, तो बच्चे तुरंत आ जाते हैं ओल्ड इंग्लिश पे। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इससे पहले भी एक पीरियड रहा है लिटरेचर में, कौन सा? उसको हम बोलते हैं डार्क एज। अब बोलेंगे सर डार्क एज में क्या हुआ? डार्क एज में इंग्लिश की उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति भी नहीं हुई। बोलेंगे सर जब उत्पत्ति नहीं हुई तो डार्क एज हम क्यों पढ़ेंगे? एक बच्चा जब तक पैदा ना ले तो क्या मतलब उसका ओरिजिन नहीं हुआ है? वो पैदा नहीं लिया है, अपने मां के गर्भ में है अभी, है ना, पूरा का पूरा शरीर विकसित नहीं हुआ है। विकसित होगा फिर वो मां के गर्भ से बाहर आएगा, है ना, फिर उसको जाना जाएगा, उसको पहचाना जाएगा। डार्क भी होता है। क्लियर? तो डार्क एज में क्या था कि इंग्लिश अपने मां के गर्भ में था, बाहर नहीं आया था, इसलिए डार्क एज को नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, कैसे, कहां लिखूं? यहां लिखता हूं, विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अकर्ड, है ना, ओ या केम, अकर्ड भी लिख दीजिए या केम भी लिखा जा सकता है, बिफोर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब आप समझते हैं कि ओल्ड इंग्लिश से हमारी शुरुआत होती है, लेकिन सवाल आता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड से पहले या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से पहले कौन सा काल आया इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में? और वो आपका होता है ऑप्शन डार्क एज। कौन सा? डार्क एज, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन डार्क एज में इंग्लिश पैदा नहीं हुआ है, ये अपने मां के गर्भ में है। और जब बच्चा पैदा नहीं हुआ मां के गर्भ में, तभी से बोला जाता है कि हमारे घर में मेहमान आने वाला है, आने वाला है। अभी आया नहीं है, आएगा। क्लियर है मामला? तो डार्क एज में क्या हुआ कि आपकी जो इंग्लिश है ये उत्पत्ति इसकी नहीं हुई, यानी इट वॉज नॉट इमर्ज्ड। इमर्ज का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। ये आया नहीं बाहर, लेकिन आने की तैयारी में था। डार्क एज, जरूर आप इसे याद रखेंगे। दूसरी बात, बीसी और एडी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बीसी क्या होता है जी? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करेंगे। एडी क्या होता है? एन्नो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, इस टर्म को जरूर आप याद रखिएगा। क्लियर? तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? डार्क एज में। लेकिन डार्क एज में इंग्लिश आपका आया नहीं था, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आइए फिर 3 मेन पार्ट्स आपके ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम क्या बोले? एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन कब से कब तक? 450 से लेके 1066। अगर हम बात करें कि भैया ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब आया, तो ईसा मसीह के जन्म के 450 साल के बाद,
है ना, क्योंकि ये 450 या 1066 ये एडी में है, यानी आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म के 450 साल के बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात होती है, और इसी को एंग्लो सैक्सन भी हम कहते हैं। अब ओल्ड इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ, इंग्लिश डेवलप नहीं किया, मतलब इंग्लिश विकसित हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश इमर्ज हुआ, यानी पैदा लिया, जैसे बच्चा एक नवजात शिशु पैदा लेता है, इंग्लिश आया। अब नवजात बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो चल नहीं पाएगा, वो दौड़ नहीं पाएगा, है ना, यानी उसका बॉडी अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना डेवलप नहीं किया है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश की उत्पत्ति होती है, ये उतना क्या बोलते हैं, डेवलप नहीं कर पाता है ना। इस पॉइंट को कहां लिखूं, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके लिए, मतलब आप लिख सकते इट मीन्स इंग्लिश, इट वॉज इमर्ज्ड, यानी पैदा तो हो गया, बट नॉट इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब डिवेलप्ड, डिवेलप्ड यानी इंग्लिश का विकास नहीं हुआ ओल्ड इंग्लिश में। क्लियर है मामला, पैदा हुआ ओल्ड इंग्लिश में। और डार्क एज में क्या था, मां के गर्भ में था, आने की तैयारी में था, ये ध्यान रखेंगे। ओल्ड इंग्लिश, हां। अब देखिए मिडल इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश कब से कब तक चलता है भैया, तो 1066 टू 1500, यानी 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी। और मिडल इंग्लिश पीरियड को द एज ऑफ चौसर भी कहते हैं, द एज ऑफ चौसर, यानी जॉफ्री चौसर मिडल इंग्लिश पीरियड के ग्रेटेस्ट राइटर हुए, और उस एज का नाम भी दे दिया गया एज ऑफ चौसर। और इंग्लिश को इवॉल्व करने में, डेवलप करने में चौसर साहब का बहुत अहम किरदार है, रोल है। इसीलिए मिडल इंग्लिश पीरियड की अगर हम बात करते हैं, मिडल इंग्लिश पीरियड, तो इन्हें बोला जाता, इस पीरियड को बोला जाएगा द एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ चौसर। ये आप ध्यान जरूर रखेंगे, द एज ऑफ चौसर की बात कर रहे हैं। और इसी का दूसरा नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, और ये आपका चला 1066 टू 1500, 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। अब चौसर साहब की बात करेंगे तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चौसर साहब। देखिए ध्यान से, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शॉर्ट में लिखता हूं LITR, कौन है आपके, जॉफ्री चौसर हैं, जॉफ्री चौसर साहब हैं, है ना, मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर हैं। मिडल पीरियड आपको मालूम होना चाहिए, मिडल पीरियड, और इसी को हम एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। अब यहीं पे सवाल आ जाएगा, फादर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर एक वर्ड अलग से ऐड हुआ है, और वो है आपका अमेरिकन। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोले या फादर ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर बोले, जॉफ्री चौसर साहब। लेकिन फादर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, यह सवाल भी आता है और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और जॉफ्री चौसर के साथ चले जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जॉफ्री चौसर साहब ब्रिटिश राइटर हैं, अमेरिकन राइटर नहीं है। तो अमेरिकन में किनका नाम आ जाएगा, अमेरिकन में नाम आएगा वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन का नाम आएगा, यह ध्यान रखना है ना। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ पोएट्री, फादर ऑफ रेनेसां, है ना, फादर ऑफ रेनेसां, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां बोला जाता है जॉफ्री चौसर को, है ना, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया, कुमकुम कुमारी। चलिए, वॉल्ट विटमैन, फादर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, ये ध्यान आप रखेंगे, कंफ्यूज आपको नहीं होना है आपके एग्जाम में, ध्यान रहे। अब आइए, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ, इट वॉज इमर्ज्ड, इंग्लिश वॉज इमर्ज्ड यानी पैदा लिया, बट नॉट इवॉल्व्ड, लेकिन विकसित नहीं हुआ। डार्क एज में क्या था, इट वॉज नॉट इमर्ज्ड, ये गर्भ में था, आने की तैयारी में था, पैदा नहीं हुआ था। क्लियर, ओल्ड में उतना डेवलप नहीं किया, पैदा हो गया। और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी हम कहते हैं। ड्यूरेशन 450 टू 1066, 5th to 11th सेंचुरी। मिडल इंग्लिश पीरियड की बात कर रहे हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड 11th से 15th सेंचुरी। और फिर आपका आता है मॉडर्न इंग्लिश, मेनली आप ऐसे पढ़ते हैं, रेनेसां वगैरह भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। राइम रॉयल 7 स्टेंजाज वाज फाउंड बाय चौसर, बिल्कुल कुमकुम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, फादर ऑफ
English literature, The Morning Star of Pranisha, which was adopted from Italy around 16th century. Very good, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कुमकुम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मॉडर्न की बात करेंगे तो 15 के बाद आपका चला है, अभी तक चलते हुए आ रहा है, ये मेनली है। अब इसी में और भी हम देखने वाले हैं। बाद बाकी यहां तक कोई डाउट किसी को? अगर डाउट है तो सवाल कीजिए। वॉल्ट विटमैन इन मिडिल एजेज। चलिए, बहुत बढ़िया सुभाष सिंह। किसी के मन में डाउट भी है? डाउट हो सवाल करना है, नो डाउट। आई एम नॉविस इन लिटरेचर सो हार्ड टू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, जो नॉविस है वही एक्सपर्ट होगा। नॉविस का मतलब होता है बिगिनर। रिव्यू डेली आओ, काम करो। और लिटरेचर में प्रॉब्लम है तो धाकर बैच अपना चल रहा है, उसमें आप आ जाइए, एडमिशन ले लीजिए। धाकर बैच में ऑनलाइन मोड में चल रहा है, 499 फी है। ओल्ड इंग्लिश लास्ट किंग हेरोल्ड गॉडविंसन, सब बात करेंगे प्रियंका, डोंट वरी। नहीं सर। चलिए कुमार सत्यम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम पे भैया 9:30। अब एज पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे तो आपका क्या था? ये इवॉल्व ही मतलब इवॉल्व नहीं हुआ था, आ रहा था, कगार पे था, उतना डेवलप कर नहीं पाया। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 to 1066, 5th to 11th सेंचुरी। बेओल्फ का नाम आप जानते हैं, और यह सवाल TRE 3.0 में इस बार जो हुआ है, सवाल पूछा गया था बेओल्फ के बारे में, है ना। द एंग्लो सेक्शन पीरियड, बेओल्फ फर्स्ट इंग्लिश पोयम है, ओल्डेस्ट पोयम है और हीरोइक पोएट्री है। क्लियर है मामला? हीरोइक पोएट्री क्या होता है? जहां पे वीरता के बारे में बात की जाती है। तो इंग्लिश लिटरेचर में अगर ओल्डेस्ट पोयम की बात करते हैं तो वो आपका बेओल्फ होगा। नाम याद रखिए, TRE 3.0 के पेपर में पूछा गया है। और इसके राइटर का नाम एनोनिमस है। एनोनिमस यानी अज्ञात है, किन्हीं को नहीं मालूम बेओल्फ लिखने का काम किन्होंने किया। अननोन है, अज्ञात है ना। लॉन्ग नैरेटिव पोएम, वेरी गुड। राइटर के नाम के बारे में जब भी बात होगी कि बेओल्फ के राइटर कौन, तो भैया अननोन। और अननोन राइटर के लिए एक वर्ड आता है एनोनिमस, ANONYMOUS। ये एंटोनिम नहीं है, ये एनोनिमस है, यानी मालूम नहीं है। जैसे विलियम शेक्सपियर साहब अप्रैल में पैदा लिए, मालूम है, लेकिन 21 को या 22 को या 23 को ये किन्हीं को मालूम नहीं है ना, अनुमानित है। क्लियर है मामला? तो वही चीज, जैसे एडमंड स्पेंसर साहब हैं, 1552 में पैदा लिए या 1553 में, ये एग्जैक्ट मालूम नहीं है ना। चलिए, तो बेओल्फ के राइटर नहीं है, एनोनिमस, अननोन। फर्स्ट इंग्लिश पोयम, ओल्डेस्ट। अब सवाल यह आएगा कि बेओल्फ जो है ये किस सेंचुरी से बिलोंग करता है ना। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, और ओल्ड इंग्लिश पीरियड की अगर बात करेंगे तो कहां से कहां तक? 450 to 1066। और 450 की बात करेंगे तो 5th सेंचुरी। क्लियर है ना? 5th सेंचुरी, एक ऐड करते हुए जाना है। और 1066 की बात करेंगे तो 10 से आगे बढ़ गया, यानी 11th सेंचुरी। तो बेओल्फ जो लिखा गया होगा 5th और 11th के बीच में लिखा गया होगा। ये सेंचुरी याद रखना हो गया, है ना, ये ध्यान आप रखेंगे। चलिए, 23rd कुमकुम जो है ये माना गया है ना। अब आइए यहां पर मेजर थीम्स ऑफ द पोएट्री। हर एक पोएट्री का अपना एक थीम होता है, और तो बेओल्फ का क्या थीम है? रिलीजियस, यानी रिलीजियस कंटेंट को बतलाएगा। राइटर का नाम कैडमॉन साइनउल्फ, और साइनउल्फ बोलिए या इसी को काइन उल्फ भी बोला जाता है, काइन उल्फ भी बोला जाता है। और कई बार साइनउल्फ की स्पेलिंग ये भी होती है CYN, ई नहीं रहेगा, WULF हो जाएगा। आर मेजर रिलीजियस पोएट्स, है ना, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कैडमॉन और साइनउल्फ या काइन उल्फ, दोनों नाम है एक ही इंसान का, ये आपके मेजर पोएट्स हैं। फिर यहां पे बात करते हैं प्रोमिनेंट किंग। प्रोमिनेंट किंग की बात करोगे, अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि एक राइटर भी थे। अल्फ्रेड द ग्रेट राइटर भी थे। अब अल्फ्रेड द ग्रेट किस सेंचुरी से बिलोंग करते, किस एज से बिलोंग करते? ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और लास्ट किंग कौन हुए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में? हेरोल्ड गॉडविंसन। इसी को आप हेरोल्ड सेकंड भी कहते हैं, हेरोल्ड सेकंड भी कहते हैं। और कई बार एग्जाम में हेरोल्ड गॉडविंसन की मदर का नाम भी पूछा गया है। मैंने अपने YouTube सेशंस में पढ़ाया है, कौन बताएगा मेरे को? हेरोल्ड गॉडविंसन की मदर का नाम, माताजी का नाम, हाँ, पूरा नाम बताइए, पूरा। आपने गोत लिखा छोटा सा, पूरा नाम बताइए। हेरोल्ड गॉडविंसन, हेरोल्ड सेकंड द्वितीय,
इनकी माताजी का नाम पूछ लिया जाता है। कौन बताएगा, फटाफट बताओ। ओल्ड इंग्लिश पीरियड राइटर, हाँ वेरी गुड। नाम बताइए आप लोग, तब तक हम आगे बढ़ें। अब आइए यहां, तो आप ओल्ड इंग्लिश के बारे में ओवरऑल क्या क्या जान रहे। एंग्लो सैक्सन नाम है 450 to 1066, 5th to 11th सेंचुरी। ब्यूल्फ ओल्डेस्ट पोएम है, हीरोइक चीजों के बारे में बात करेगा, ओल्डेस्ट पोएम है। क्लियर। मेजर थीम्स ऑफ द पोएट्री, रिलीजियस कंटेंट के बारे में, और ये दो राइटर का नाम आया है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, कैडमॉम एंड काइनउल्फ साइनउल्फ आर मेजर रिलीजियस पोएट्स, और ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस पोएट्स हैं। प्रोमिनेंट यानी इंपॉर्टेंट किंग की बात करेंगे, अल्फ्रेड द ग्रेट की बात होगी, जो कि एक राइटर भी थे, है ना। वेरी गुड पिंकी यादव, बहुत बढ़िया नाम आपने लिखा है। गीता, GITHA भी लिखा जाता है, और पूजा ने लिखा है GYTHA, गीता भी लिखा जाता है। थॉर कैल्स डॉटिर, गीता थॉर कैल्स डॉटिर, बहुत बढ़िया। गीता आप ऐसे भी लिखेंगे GITHA, GYTHA, थोर THORE, थोर कॉल्स डॉटिर, ये नाम है, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए नाम जरूर आप याद रखेंगे हेरोल्ड गॉडविंसन की मदर का, है ना, ध्यान रहे। आइए, और लास्ट किंग आपके हो गए हेरोल्ड गॉडविंसन, हेरोल्ड सेकेंड। तो ये ओल्ड इंग्लिश का मामला है आपका, यानी 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक का सफर हमने यहां पे तय किया। इतनी बातें होती हैं, इसीलिए ज्यादा बातें यहां नहीं हुई, इसलिए बोला गया कि इंग्लिश वॉज इमर्ज्ड। इस लैंग्वेज के, इस पीरियड के बारे में क्या बोला गया, अभी मैंने क्या लिखा था, इंग्लिश वॉज इमर्ज्ड, इमर्ज्ड बट नॉट इवॉल्व्ड, बट नॉट इवॉल्व्ड। अब नॉट इवॉल्व्ड की मीन्स डिवेलप्ड, डिवेलप्ड मीन्स विकसित। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि फैला नहीं था। जैसे अभी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, उस समय फैल नहीं पाया था, इसलिए बोला गया उतना इसका विस्तार नहीं हुआ, है ना, ओल्ड इंग्लिश में। यानी 11th सेंचुरी तक ये अपने आप को उतने उस लेवल पे नहीं ले जा पाया। अब जहां आएंगे मिडिल इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश को ही क्या बोलते हैं हम, एज ऑफ चौसर। क्यों, क्योंकि जॉफरी चौसर साहब का मिडिल इंग्लिश पीरियड में बहुत योगदान रहा है, मिडिल इंग्लिश पीरियड से ये बिलोंग करते हैं, इनका बहुत सारा वर्क है और काफी कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसीलिए जॉफरी चौसर को फर्स्ट नेशनल पोएट भी बोला जाता है, फर्स्ट नेशनल पोएट। वैसे नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड विलियम शेक्सपियर हैं, लेकिन अगर फर्स्ट नेशनल पोएट आ जाए तो आप जॉफरी चौसर को याद करेंगे। अब आइए, इसी को एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं, 1066 to 1314। अब यहां पर थोड़ा डीपली हम जा रहे कि मिडिल इंग्लिश पीरियड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, एंग्लो नॉर्मन कह रहे हैं, एंग्लो नॉर्मन। 1066 to 1500 यानी 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, और इसको हमने यहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाँ वेरी गुड, हाँ, फर्स्ट नेशनल पोएट और नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड आपके विलियम शेक्सपियर, वेरी गुड कुमकुम। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड चला है आपका, याद रखना, 1066 to 1340, 1066 to 1340, और द एज ऑफ चौसर आया 1340 to 1400। क्लियर है मामला, ये आपके मिडिल इंग्लिश पीरियड के पार्ट्स हैं, और यहां पे चौसर साहब का दबदबा, दबदबा कहने का मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन रहा इनका। क्लियर है ना। मिडिल इंग्लिश पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्यों कहते हैं, नाम दिया गया है उसका एक, है ना, नाम दिया गया है, अभी बात करेंगे इस पे। अब आइए यहां पे, अब देखो यहां पे एंग्लो नॉर्मन 10 से, अब इसमें कौन कौन से राइटर हुए इनके बारे में हम बात करेंगे, और यहां इस एज में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। किनका सवाल था, अनामिका का सवाल था, सब जवाब दिया जाएगा। द मिडिल इंग्लिश पीरियड द एंग्लो नॉर्मन, हाँ एंग्लो नॉर्मन भी कहते हैं उसको, सब बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आज ही नहीं चलेगा, कम से कम आपका 5 दिन चलेगा ये। आज आपका पहला डे है ना, पहले ओवरऑल आपको मैसेज दे दें, उसके बाद आगे बात करेंगे। जलवा रहा, जलवा था, ठीक है, एंजल्स और नॉर्मन्स का। हाँ अब आइए, तो ये आपका कम से कम 5 दिन चलना है, और इस पे हम एमसीक्यू भी करेंगे क्वेश्चंस, है ना, तो ध्यान रहे, परेशान ना होना है। अब आओ यहां पे,
और 15th सेंचुरी के बाद आपका आता है रेनेसां। रेनेसां, आप में से कौन बताएगा कि रेनेसां जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? किस लैंग्वेज से रेनेसां वर्ड आया है, आप बताइए। हाँ, वेरी गुड शोभा, बहुत बढ़िया। रेनेसां वर्ड किस लैंग्वेज से आया है, यानी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? फ्रेंच। कुमकुम कह रहे इटालियन, पूजा कह रही है फ्रेंच लिखो, FRENCH। अब देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है, बहुत जगह बुक में फ्रेंच दे देता है और बहुत जगह इटालियन, लेकिन ध्यान रखना है कि रेनेसां जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का ही वर्ड है। किसका वर्ड है? फ्रेंच का है, इटालियन का नहीं है ना। बुक में काफी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं, एक ने कह भी दिया था सर आप गलत पढ़ा दिए थे कॉल करके, इटालियन का है, लेकिन नहीं, फ्रेंच का ही है ना, ध्यान रहे, क्योंकि बहुत सारे बुक में दे दिया इटालियन। फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है रीबर्थ। रीबर्थ यानी फिर से पैदा होना, यानी पुनर्जागरण की बात करते हैं। तो कई बार रेनेसां वर्ड का मीनिंग पूछ दिया जाता है। तो रीबर्थ किस लैंग्वेज से आया है? फ्रेंच लैंग्वेज से, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है मामला? चलिए अब देखो यहां पे रेनेसां पीरियड 1500 से 1600 की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे भी गया है। ओवरऑल अगर बात करेंगे, ओवरऑल कंप्लीट फॉर्म में, तो ये आगे भी गया है लगभग 17th सेंचुरी तक, लगभग। लेकिन मेनली अगर बात करते हैं हम रेनेसां की, तो वो हमारा होता है 1500 टू 1600। अब इसी रेनेसां पीरियड में एलिजाबेथन एज की बात करेंगे, जैकोबियन एज की बात करेंगे, कैरोलिन एज की बात करेंगे, है ना जी, और प्यूरिटन एज की भी बात करेंगे, जॉन मिल्टन की एज की भी बात करेंगे, रेनेसां में ही। क्लियर? तो ध्यान रहे। अब यहीं पर सवाल आता है, कोई बात नहीं, हमें भी भूख लग चुकी है, 2-4 रोटी अगर आप भेज सकते हैं तो प्लीज बहुत कृपा होगी। रोटी के साथ सब्जी और थोड़ा दही वगैरह हो जाए तो हमारा नाश्ता हो जाएगा, ठीक है ना। सुप्रिया बना रहे हैं तो जरूर आप भेज दीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। आ जाइए यहां पे। अब यहीं पे सवाल क्या आता है कि रेनेसां की बात कर रहे हैं और इसी में एलिजाबेथन एज भी है, और विलियम शेक्सपियर हमारे एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। अब सवाल आ गया कि भेजिए सबको, अच्छा सवाल यह आया कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ऑप्शन में एलिजाबेथन एज नहीं दिया, जैकोबियन एज भी नहीं दिया, अब दे दिया ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड और रेनेसां दे दिया। डी ऑप्शन दिया मोर देन वन ऑफ द अबव और डी दिया नन ऑफ द अबव। अब बच्चा रट के जाता है कि विलियम शेक्सपियर साहब या तो एलिजाबेथन एज में होंगे या जैकोबियन एज में होंगे, रेनेसां को भूल जाता है, जबकि रेनेसां का पार्ट है एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन। ये रेनेसां के सब टाइटल्स हैं, सब डिवीजन है, रेनेसां के अंदर आता है। तो वहां पर जो सवाल आपका आया कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वहां पे एलिजाबेथन नहीं है, जैकोबियन नहीं है, बट रेनेसां है, और वो करेक्ट ऑप्शन होगा सी फॉर कनाडा। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए अब आ जाओ यहां पे। तो यहां पे आप जो बात करेंगे एलिजाबेथन सब की बात करेंगे। अब आइए यहां पे अर्ली रेनेसां, अर्ली टुडोर, 415 टू 1558। अब यहां पर एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं, कहानी समझते जाइए, सुनते जाइए। एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ये क्वीन बनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सभी पे बात करेंगे और इन पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, 1558 टू 1603 की बात कर रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ शेक्सपियर। अब एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर क्यों बोला गया? अब देखिए ध्यान से, अगर आप एलिजाबेथन एज की बात करेंगे तो 1558 से 1603 रहा है। क्लियर है मामला? कोई मेरे को बताएगा इन विच ईयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न? किस वर्ष शेक्सपियर साहब पैदा लिए? बताइए आप लोग, बताया जाए बंधु। 1564, वेरी गुड। 1564 में पैदा लिए और 1616 में एट द एज ऑफ 52 ही पास्ड अवे। अब यहां पे देखिए, तो 1558 में आपका स्टार्ट हुआ एलिजाबेथन एज, और विलियम शेक्सपियर साहब पैदा हुए 1564 में, डेथ हुई 1616 में।
एलिजाबेथन कब से कब तक चला? 1558 से 1603। अब यहां पे 1603 के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है जैकोबियन एज। अब जैकोबियन एज की जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा चला है 1603 से 1625। क्लियर है मामला? 1625 आपका लिखा भी होगा कहीं, ये रहा। अब सवाल यह आता है कि आपका एलिजाबेथन एज 1603 में ही एंड कर गया, समाप्त हो गया, लेकिन शेक्सपियर साहब की डेथ होती है 1660 में। अब ये आ गए जैकोबियन एज में, इसीलिए विलियम शेक्सपियर साहब को जैकोबियन एज का भी राइटर माना जाता है। अब फिर एक सवाल बनता है कि एलिजाबेथन एज भी रहे और जैकोबियन एज भी रहे तो क्या आंसर करेंगे? तो बीपीएससी टीआरई आपको ऑप्शन देता है मोर देन वन ऑफ द अबव, उसके साथ जाएंगे। लेकिन यहीं पे एक सवाल अगर और कर दिया जाए कि विलियम शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द ट्रेजेडी जो वो लिखते थे, ट्रेजिक प्लेज जो लिखे गए, वो किस एज में लिखे गए? तो रेनेसां तो होगा ही होगा, क्योंकि उसी एज के वो राइटर हैं। लेकिन एलिजाबेथन और जैकोबियन दोनों एज से बिलोंग करते हैं आपके विलियम शेक्सपियर साहब। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेजिक प्लेज, ट्रेजेडी जो उन्होंने लिखा, उसमें से ज्यादातर ट्रेजेडी कब लिखे? एलिजाबेथन एज में या फिर जैकोबियन एज में? आप मुझे जवाब दीजिए। अनामिका का जवाब है जैकोबियन एज में। बहुत बढ़िया जवाब है ना, कि जैकोबियन एज में विलियम शेक्सपियर साहब अपने मोस्ट ऑफ द ट्रेजिक प्लेज को लिखने का उन्होंने काम किया। यह लाइन आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो होकर पढ़ा रहा हूं। लिटरेचर है और यहां मैं आपको लिटरेचर ही पढ़ाऊंगा, है ना? क्यों? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बाद बाकी आप मेरे बैचेज में है, वहां आप पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है? और यहां भी आइए। और कोई बच्चा, अगर आपका कोई मित्र, दोस्त, बंधु है जिसको लिटरेचर में प्रॉब्लम है, आप उसे धाकर बैच के बारे में बता सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है ना, और बहुत ही ईमानदारी से वहां पढ़ा रहे। यहां भी आपको पढ़ा रहे, यहां प्रैक्टिस करवाते हैं, वहां आपका थ्योरी टू प्रैक्टिस दोनों होता है, एमसीक्यू। अब आइए यहां। तो एलिजाबेथन एज, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ शेक्सपियर, इसको एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहेंगे, या उसी को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहेंगे। किसको? एलिजाबेथन एज को, और एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला गया। जैकोबियन, अब देखिए जैकोबियन एज में किंग कौन थे? किंग जेम्स फर्स्ट। और याद कैसे रखना है, थोड़ा ट्रिक का भी अप्लाई करना है। जैकोबियन एज जे से स्टार्ट हुआ और जेम्स भी जे से स्टार्ट हुआ, तो जैकोबियन एज के जो किंग हुए वो जेम्स हुए। और कैरोलिन में, कैरोलिन सी से स्टार्ट होता है, और यहां पे किंग चार्ल्स की बात करते हैं तो सी से कैरोलिन है और सी से चार्ल्स है। तो याद रखने का तरीका कि जैकोबियन एज जे तो जेम्स फर्स्ट, कैरोलिन एज सी, चार्ल्स फर्स्ट, याद रखना है। थोड़ा बहुत तरीका का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए, अब देखिए, तो जैकोबियन एज किंग जेम्स फर्स्ट। अब किंग जेम्स फर्स्ट का जैसे ही नाम आता है तो यहां पे हमें एक सवाल मिलता है, बाइबल। और बाइबल को फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट किया गया जैकोबियन एज में, किंग जेम्स फर्स्ट के शासन काल में। बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट किया गया बाइबल को, है ना? तो ध्यान रखना है, बाइबल ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, बिब्लिकल वर्ड से आता है। अगर बाइबल की बात करेंगे तो बाइबल जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड आता है, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका नाम है बिब्लियो। और जो आप लोग पढ़ते भी हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में ग्रीक लैंग्वेज वगैरह पूछा जाता है, फ्रेंच पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो खिचड़ी ऑफ द लैंग्वेज है। जर्मन को इंग्लिश का पैटेंट लैंग्वेज माना जाता है, यानी फादर, हम आपके पिताजी हुए इस सेंस में। और इंग्लिश खिचड़ी ऑफ द लैंग्वेज है, यानी ढेर सारे भाषाओं का मिश्रण है। इसीलिए वन वर्ड में कई बार बच्चा पढ़ता है, एग्जाम में पूछा जाता है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। अब बच्चा रट्टा मार लेता है, पुस्तक प्रेमी। आप मेरे साथ हैं, आपको रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि बिब्लियो जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है बुक। इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? बुक। हिंद संस्कृत में पुस्तक बोलते हैं। और ये फाइल वर्ड है, फाइल का मीनिंग होता है लव, या फाइल का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। तो जिसके मन में बुक के लिए सम्मान होगा, बुक के लिए प्यार होगा, उसे हम बिब्लियोफाइल कहेंगे, पुस्तक प्रेमी कहेंगे। ये वोकैब का पार्ट है, वोकैब में पढ़ाते हैं। क्लियर? तो बिब्लियो,
तो बाइबल की बात होती है, किंग जेम्स फर्स्ट यानी जैकोबियन एज में फर्स्ट टाइम बाइबल को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि बाइबल बिब्लियो वर्ड से आया, बिब्लियो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो अब सवाल यह भी आएगा कि किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया, तो बिब्लियो किस लैंग्वेज का वर्ड, ग्रीक से किस में, इंग्लिश में। किसके शासनकाल में, जैकोबियन में, किंग जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में, है ना, याद रखना है, ठीक है। वेरी गुड अनामिका, आपने कुछ नाम लिखा है, बहुत बढ़िया। बाइबल पर बेस्ड W.V. इट्स ने द सेकंड कमिंग लिखा, हाँ बिल्कुल लिखा है, बाइबल पे बेस्ड है वो द सेकंड कमिंग्स, जो लिखा गया 1919 में लिखा। 93 नोबेल प्राइज मिला विलियम बटलर इट्स को, वेरी गुड। विलियम बटलर इट्स किस एज के राइटर हैं ना कुमकुम, ये बताइए आप लोग। इसमें प्रीफेस लिखा गया गीतांजलि का, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। अदर हैंड अनटचेबल आपके कौन लिखे हैं, द अनटचेबल 1935 में मुल्कराज आनंद का प्रीफेस E.M. फोस्टर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरीके से अगर आप लोग तैयार हो गए तो TRE 4 आपका कोई भी नहीं रोकेगा, गारंटी है। जिस तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, और जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चे शुरू से पढ़ रखे हैं, हमेशा YouTube सेशन में रहे हैं, तो जो जवाब नहीं दे पा रहे उन्हें परेशान नहीं होना है, वो भी कोशिश कीजिए, और आप 15-20 दिन, एक महीने के बाद आप भी ऐसे ही फटाफट जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और आपके जो भी मित्र बंधु हो उन्हें आप YouTube, ये जो प्लेटफॉर्म टीचर आपका चैनल है YouTube, जहां 9:30 से 10:30 डेली क्लास होती है, जरूर जोड़ने का काम करें, है ना। यहां पे जो काम होता है शानदार तरीके से होगा, बहुत बढ़िया। 19th सेंचुरी, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत जबरदस्त समझाते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको समझना है और आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। नालंदा लहर आपका नाम है, चैनल का नाम। हर हर महादेव, दया करो हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा सर। बाइबल को ट्रांसलेट विक्लिप ने किया था ना, विक्लिप ने किया था ना, वो भी एक नाम है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हर एक सिचुएशन अलग अलग है ना। आइए उसके उनके बारे में भी बात करेंगे। आपका भी आंसर सही है आफ्ताब जी। चलिए, अब लिटरेचर में यही प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे एक पोएम है टू अ स्काईलार्क, टू द स्काईलार्क, सिर्फ आर्टिकल बदल गया, टू अ स्काईलार्क और टू द स्काईलार्क, आर्टिकल नाम बदल गया, आर्टिकल में सिर्फ ए और द, दो अलग अलग राइटर ने लिखा है। द रेनबो पोएम भी है, द रेनबो नॉवेल भी है ना। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सबको डील करेंगे। हाँ वेरी गुड। आइए, तो यहां पर क्या बता रहे थे कि बाइबल किंग जेम्स फर्स्ट, जैकोबियन एज 1603 1625। अब जैकोबियन एज में क्या बोला मैंने कि मोस्ट ऑफ द ट्रेजिक प्लेज, मोस्ट ऑफ द ट्रेजिक प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, है ना। ज्यादातर ट्रेजिक प्ले विलियम शेक्सपियर के कब लिखे गए, जैकोबियन एज में लिखे गए, याद रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब आइए यहां पे कैरोलिन एज की बात करेंगे। किंग चार्ल्स फर्स्ट 1625 टू 1649। कैरोलिन एज कब से कब तक, 1625 से 1649। इसको बोला जाता है एज ऑफ जॉन मिल्टन, एज ऑफ जॉन मिल्टन। अब बोलेंगे कि सर 1649 में जॉन मिल्टन क्यों, क्योंकि जॉन मिल्टन साहब आपके पैदा हुए हैं 1608 में, डेथ हुई है 1674 में, यानी 17th सेंचुरी के राइटर हैं। और कैरोलिन एज 17th सेंचुरी में देखने को मिलता है 1625 1649, है ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जॉन मिल्टन को जैकोबियन एज में नहीं रखा जाता, जबकि जैकोबियन एज 1625 से चला है। नाम अगर आ जाए ऑप्शन में ठीक है, लेकिन इस एज में इनका उतना रोल नहीं रहा जितना कि प्यूरिटन एज में रहा है। आगे आपको दिखेगा। तो कैरोलिन एज, किंग चार्ल्स फर्स्ट, यहां नाम आ जाए तो ठीक है, लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा आपका जैकोबियन एज में जॉन मिल्टन साहब का। कैरोलिन एज, किंग चार्ल्स फर्स्ट 1625 to 1649, also called age of John Milton. 1608 1674, also called Puritan age की बात करते हैं। तो कैरोलिन एज को द एज ऑफ जॉन मिल्टन या प्यूरिटन एज भी आप कहेंगे। और हर एक डेट याद रखिए,
रेनेसां मतलब 15 to 16। अब आप यहां सोचेंगे कि सर रेनेसां तो 1600 तक गया है, आप रेनेसां का पार्ट इन सभी को बता रहे और ये तो आपका 1714 तक जा रहा। तो मैंने आपको बोला ओवरऑल रेनेसां की अगर हम बात करते हैं तो वह 17th सेंचुरी को भी कवर करता है। टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ, टू द स्काईलार्क पीबी शैली। बहुत बढ़िया कुमकुम, ये सब कंफ्यूज करता है। द रेनबो नॉवेल की बात करेंगे डीएच लॉरेंस, बहुत बढ़िया। रेनबो पोएम की बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, है ना। डीएच लॉरेंस की ऑटोबायोग्राफी है, 1930 में आया था। सन्स एंड लवर्स बिल्कुल बहुत फेमस है और मैं अपने प्रीवियस यूट्यूब सेशंस में ये सब क्वेश्चंस भर भर के पढ़ाया हूं, भर भर के जिसको बोलते हैं। अब आइए कॉमनवेल्थ पीरियड, ये भी आपका रेनेसां का ही पार्ट है, कॉमनवेल्थ पीरियड। और ये चला आपका 1649 से 1660, 1649 से 1660। और इसी को प्यूरिटन इंट्रैगनम, प्यूरिटन इंट्रैगनम, प्यूरिटन इंट्रैगनम कहते हैं। ये ध्यान आप रखेंगे। यानी प्यूरिटन एज की अगर हम बात करते हैं तो वो यहां से यहां तक भी आता है, 1640 टू 49 टू 1660। तो पहले आप मुझे ये बताइए रेनेसां के बारे में जो ओवरऑल मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया, ये आपके समझ में आया कि नहीं आया, बताइए पहले। और ये सिर्फ आज ऐसा नहीं कि एक दिन में ये कंप्लीट होगा, अभी 3-4 दिन लगातार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए, डाउट नहीं है, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, ऐसा लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सेशन को। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग अपने मन से ही सेशन को लाइक कर दिया करें और आपका मन करे तो अपने मित्र बंधुओं में जरूर शेयर कर दिया करो। क्लियर है ना। चलिए अंकित, पढ़ाई कैसे करेंगे? जैसे कर रहे हैं अभी ऐसे ही पढ़ाई करेंगे ना, जैसे कर रहे हैं, ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं, आप ऐसे ही ध्यान से सुनते जाएंगे, डेली आएंगे, डेली पढ़ेंगे। ये बोर्ड पीडीएफ मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल जो आपका है प्लेटफॉर्म टीचर, है ना, टेलीग्राम पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म टीचर सर्च कीजिए, कैपिटल में लिखिए प्लेटफॉर्म टीचर, है ना, वहां पे ये बोर्ड पीडीएफ डेली जाता है, इसे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए इसको, है कि नहीं। चलिए सर मन नहीं लगता, अरे मन काहे नहीं लगता है जी, मन काहे नहीं लगता है? मन तो बहुते लगता है हमें पढ़ाने में, सबको मन लगता है पढ़ने में, आपको मन क्यों नहीं लगता भाई? क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है या और कोई दिक्कत है? टेंशन हो गया है किस बात का? ब्रेकअप वगैरह हुआ है का? है टेंशन हो गया, किस बात का टेंशन है भाई? नोट्स बनाते टाइम बहुत गलती करते, कोई बात नहीं, इंसान है ना, गलती करेंगे फिर सुधार करेंगे खुद को। आइए यहां पे, नहीं सर तो फिर किस बात का टेंशन है भाई? है आइए न्यो क्लासिकल पीरियड की बात करेंगे और इसके बाद आपका द रोमांटिक पीरियड की भी बात होती है और इसके बाद हम द विक्टोरियन पीरियड की बात करते हैं और फिर द मॉडर्न पीरियड और फिर आपका ये देखिए क्या आ गया, है ना, इसकी बात करेंगे। और सब पे पढ़ने के बाद मैं और भी बहुत कुछ आपको यहां बताऊंगा, यहां तो जो लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। क्या हुआ सर? अभी बस 5 मिनट, हाँ, है ना। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका काम है, मैं होमवर्क दे रहा हूं आप सभी को, एक, हाँ आज 12 बजे से क्लास होगी। एक होमवर्क तो मैंने ये दिया है कि जितने भी एज हैं, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो सुन लें। परसों मैंने पढ़ाया था, जितने भी एज हैं आपके, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूं, इस किस किस एज में कौन कौन से राइटर हैं, सभी के बारे में पढ़ा दिया है। सभी का बोर्ड पीडीएफ प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। होमवर्क मैंने क्या दिया है कि 10 दिन के बाद 2 दिन आपका बीत चुका है, अब 8 दिन बचा हुआ है। उसके बाद मैं ठोकूंगा, मैंने बोला था जितने भी राइटर्स आपके हैं और उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, गूगल से, विकिपीडिया से आप नोट डाउन करोगे उसको और वो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड करेंगे। मैंने अपना नंबर आप सभी को दे रखा है। क्लियर है मामला? ध्यान रहे।